आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एसएससी की एमटीएस की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ फ्रेंड, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 99% चांसेस है जो पेपर में आएंगे। ज़्यादा न बातें करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, 20,000 रुपये में मूलधन पर 8 वर्ष के उपचारित साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 है, तो साधारण ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष कितनी होगी। हमें जो निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा, अमाउंट कितना दे रखा, हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें 20,000 दे रखा है, 20,000 8 वर्षों के लिए। टी कितना दे रखा, मुझे 8 दे रखा है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। और आपको पता है कि मूल जो होता है साधारण ब्याज, जो ब्याज होता है SI सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है PRT। ठीक है, इस फॉर्मूले पे रखेंगे अपने। हमें क्या बोला हुआ, इसको ध्यान से समझना। साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 है, मतलब 1/10 है किसका, मूलधन का, गुना 20,000। पी की वैल्यू कितनी है, 20,000। ठीक है फ्रेंड, 20,000। आर कितना निकालना है, टी कितना दे रखा है, 8 वर्ष बटा 100 बराबर 1/10 गुना 20,000। इस 20,000 से ये 20,000 कट गया, 1/10 से ये कट गया। ठीक है, आर पार गुणा करेंगे तो 8 आर बराबर हो जाएगा 10 के, तो आर बराबर हो गया 10/8 के। ठीक है, 8 एकम 8, 2 आएगा 0.0, 8 दूनी 16, 4 आएगा 0, 8 पंजे 40, तो 1.25 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था फ्रेंड, मूलधन दे रखा था, 8 वर्ष का वैल्यू था, साधारण ब्याज का ऐसा का फॉर्मूला होता है PRT/100, क्योंकि उसने बोला था कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है मूलधन कितना, 20,000 का। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, पंकज ने एक वस्तु को 7,500 रुपये में खरीद कर 24% लाभ सहित बेच दिया। ठीक है, ये क्या देखा, हमें CP देखा, मतलब क्रय मूल्य कितना देखा, 7,500 रुपये। अब उसने क्या करा, 24% का लाभ सहित बेच दिया। ठीक है, इस राशि से उसने क्या करा, जो ये राशि जो इसने राशि है, इससे क्या किया, उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% हानि में उसको बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है, पहले 24% का लाभ सहित बेच दिया। जो पहला है उसका पहले का विक्रय मूल्य क्या होगा फ्रेंड, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य मतलब SP मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा। मैंने आपको हमेशा कहा था कि जब भी लाभ होता है तो 100 में हमेशा संख्या जुड़ती है, तो 124/100 कितने रुपए में, 7,500 रुपये में। ठीक है, 7,500 का 24% निकाल देना, 24% का मतलब है लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना, सोल्व हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, तो 75 गुना 124, 75 चौके 5 चौके 20 का 2, 7 चौके 28, 28 30, 300, 0 का आ जाएगा 30, 75 दूनी 0 लगेगा 1, 7 चौके 15, 15 और 150, 180, 180 0, 9300 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, इनकी गुना करोगे तो 9300 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उसने दूसरे वस्तु में क्या बोला है कि इस राशि में, मतलब राशि यही रहेगी, क्योंकि उसने बोला इस राशि पे, इस राशि मतलब ये राशि पर वस्तु को 20% हानि में बेच जाए। ठीक है, मतलब
किसने हानि पे बेचा है, उसने हानि, मैंने आपको बताया था लाभ होगा 100 में जुड़ेगा, हानि होता है 100 में से घटेगा, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना होगा 80, और कितने में बटा 100 गुना 7500, 0 से 0 कट गया, 75 को 80 से गुना करेंगे तो आएगा 0,7,440 रुपये। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, तो जो पहली वस्तु खरीदी थी उसको कितने का हुआ 4300 रुपये में, और दूसरी में जो उसने 20% की हानि हुई थी तो उसको कितना 7,440 रुपये। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। क्या बोला था उसने बोला था फ्रेंड, उसने क्या कहा था कि उसने 7500 की चीज़ को कितना 124 रुपये के लाभ पे खरीदी थी। तो ठीक है, तो पहले वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा है। मैंने आपको बताया कि लाभ होगा तो 100 में जुड़ता है, हानि होती है 100 से घटेगा, तो 100 में जुड़ेगा 124 बटा 100 गुना 7500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 124 की तो 75 से गुना करोगे तो 0,039 9300 रुपये आएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद उसने क्या बोला था, ठीक है, उसने बोला था उसके बाद कि इसी राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% की हानि हुई। इसी राशि मतलब फ्रेंड इससे हुआ, क्योंकि जो इसने पैसे लाभ से जो चीज़ पैसे उसको मिले हैं ना, उससे मतलब है। तो उस वस्तु का दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि उसको 20% की हानि हुई है तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 बटा 100 गुना 9300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दिया 24 का 2 हंस लगा, 8 नहीं 72 और 2 74 और 0 ये रुपये। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं आया। उसने क्या बोला है बाद में कि इसमें से कितना लाभ या हानि होगी। अब चीज़ फ्रेंड आप मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक, 7500 की जो चीज़ थी, 7500 की चीज़ उसने खरीदी और इतने में उसको बेच दी, तो आप बताइए कि हानि हुई क्या लाभ हुआ। मुझे फ्रेंड एक चीज़ बताइए, 7500 की चीज़ को यदि हम 740 रुपये में बेच रहे हो तो सीधी सी बात है 60 की हानि होगी कि नहीं होगी। तब कोई चीज़ ये मेरा इसका क्रय मूल्य है, ये मेरा इसका सेलिंग प्राइस है। यदि कोई चीज़ 7500 की और वो 7,740 में बिक रही है तो यहाँ पे हानि होगी ना, ज़्यादा की चीज़ कम में बिकेगी तो हानि होनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं उस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। पंकज ने एक वस्तु को 7500 में खरीद कर 24% का लाभ सहित बेच दिया। थोड़ा सा मेरा पेज और नेक्स्ट पेज में था, देखो यहाँ से मैंने इसका विक्रय मूल्य निकाल दिया। विक्रय मूल्य क्योंकि उसने लाभ की बात की तो 100 में जुड़ जाएगा, तो 124 का 7500% निकाल दिया, प्रतिशत हटाएंगे 100 ही जाएगा, कितने 9300 रुपये आ गया। फिर उसने क्या बोला था, फिर उसने बोला था इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीद कर 20% हानि में बेच दिया। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्या गलती आते हैं यहाँ पे 7500 लिख के आ जाते हैं, और जिससे क्या होता है बच्चों का आंसर गलत आता है। 7500 उसने बोला उसी राशि पे, उसी राशि मतलब जो उसने चीज़ बेची है ना, जितने उसको पैसे मिले उसका प्राइस में बेचा उसने। ठीक है, तो 1300 रुपये का निकाला इतना। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था, 7500 की चीज़ 4440 में बिकेगी, तो सादी सी बात है दिख रही है हानि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, एक कार की औसत गति एक ट्रक की औसत गति से दोगुनी है। ठीक है, और ट्रक 24 घंटे में 648 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने क्या बोला है, ट्रक क्या कर रहा है, इस चीज़ को अभी आप रहने दीजिए, अभी आप मेन इस पे जाइए। उसने बोला एक कार की औसत गति एक ट्रक से औसत से दुगनी है। ठीक है, जब तक मुझे गति नहीं पता होगी तो मैं दुगनी कैसे कर सकती हूँ।
दुगनी के लिए क्या है, ये जो लाइन है ना, ये ट्रक 24 घंटे में 648 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रक की गति निकाल सकती हूँ। कैसे? यदि वो 24 में 648 किलोमीटर तय करे तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 648/24 करेगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा करेगा यहाँ से। यदि आप ऐसे भी नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझिए कि चाल बराबर, चाल और गति एक ही बात होती है। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे रखी है हमें? जो 648 दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। या आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है आप उस वाले मेथड से इसको कर लीजिए। ठीक, 24 में इतना चलता है तो 1 घंटे में इतना चलेगा। या आप फॉर्मूले पर रख दीजिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। वैल्यू रख दीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये 24 से कटेगा, 24 से आई थिंक कट जाना चाहिए। 24 दूनी 48, 48 तो 50, 60, 16 और 168। 168 जो कटेगा, 168, 24 सत्ते 168, हाँ 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये किसकी चाल है? ये ट्रक की चाल है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, ये चाल और गति एक ही बात होगी। गति को भी स्पीड बोलते हैं, चाल को भी स्पीड बोलते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, यदि मुझे ट्रक की चाल मिल गई 27 किलोमीटर, तो उसने बोला एक कार की औसत चाल। ये औसत चाल तो मिल रही है मुझे, कुल दूरी, कुल चाल या कुल गति, कुछ भी कह सकते हो आपसे। ठीक है, एक ट्रक की औसत से गति से दुगनी है तो कार की चाल कितनी होगी? दुगनी है तो 27 हो जाएगी, 7 में 14, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, मैंने ट्रक की गति निकाल दी, ट्रक की कुल चाल निकाल दी है। ठीक है, कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या बोला है कि एक ट्रक की औसत की दुगनी है, तो मैंने उसकी दुगनी कर, तो कार की मुझे क्या मिल गई? यहाँ पे चाल मिल गई। तो 15 घंटे में कार की तय कितनी दूरी तय करेगा? अब नेचुरली से पता है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो तय करता है तो 15 घंटे में कितना करेगा ये? ठीक है, कुछ नहीं करना है, 54 को 15 से गुना कर दीजिए। 15 चौके 60 का 6 हाथ लगेगा, 15 75, 75 और 81 होगा, 810 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, अभी जो ऊपर स्टेप है उसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि आप कार की चाल तब निकाल पाओगे जब आपको ट्रक की चाल पता होगी। ट्रक की चाल कैसे? हमें 24 घंटे दे रखा है और 648 किलोमीटर दे रखा है। आप या इससे निकाल दीजिए कि 24 में इतना करे तो 1 घंटे में कितना करेगा। ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखिए 4 में दूरी बटा समय। दूरी 648 है, समय 24 है, काटेंगे कितने? 27 और किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल उसने बोला कि ट्रक की चाल कार से दुगनी है, दुगनी कर दूंगी तो 54 आ जाएगी गति। अब उसने बोला है कि 15 घंटे में कार की दूरी कितनी तय करेगा, उसकी उसमें 15 से गुना कर देना, आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये क्वेश्चन। देखने में इजी है लेकिन घुमा सकता है क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि 2000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। अज्जत दिमाग तो बच्चे इतना दिमाग लगाएंगे ना, क्योंकि गुणनखंड करेंगे फिर देखेंगे किस पे क्या होता है। ठीक है, इसको ना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या बोल रहा है कि 2000 में को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वर्ग क्या होता है किसी चीज़ का, जैसे यहाँ 25 है, 25 का होता है 5 का स्क्वायर। ये बनाने के लिए कौन सी छोटी छोटी संख्या जुड़ जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा ऑप्शन से करना। देखो, यदि मैं 2000 में 18 जोड़ती हूँ तो 2118 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यदि मैं 2000
2156 जोड़ूँ तो 2156 होता है, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। यदि मैं 64 जोड़ूँ तो 2264, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या होता है, यदि मैं इसमें 25 जोड़ देना, 2000 में मैं 25 जोड़ूंगी ना तो 2025 होगा, और ये 45 का स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। यदि यहाँ पे ऑप्शन 25 होता तो राइट आंसर 25 है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें से कोई नहीं है। प्रोसेस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसने बोला कि वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। इस पर दिमाग मत लगाना, सीधा ऑप्शन में जाना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, जो एक वृत्त के व्यास से 13 सेंटीमीटर कम है, तो वृत्त का लगभग क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे पहले आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू क्यों है, क्योंकि मैं व्यास से निकाल सकती हूँ, ठीक है। भुजा ए कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। उसने बोला जो एक वृत्त के व्यास से 13 कम है, मतलब व्यास को जो ये 5 है, ये किसके बराबर है, ये व्यास जो है व्यास के 13 कम है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से व्यास कितना निकलेगा, ये 13 है, यहाँ प्लस में जाएगा तो 13 और 5 18 हो गया। और यहाँ से मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है फ्रेंड। 9 सेंटीमीटर हो गया। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उसने बोला कि जो एक भुजा 5 सेंटीमीटर की, जो कि वृत्त के व्यास के इतने सेंटीमीटर कम है, इस चीज़ को ध्यान रखना। व्यास से 13 कम है, तो यहाँ से व्यास कितना हो जाएगा, इसमें से इसको जोड़ दूँगी, 9 आ जाएगा, क्योंकि 18 होगी, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की हमेशा आधी होती है। आपको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 गुना आर, 9 गुना 9, ठीक है। नहीं कटेगा, दशमलव में आना इसका आंसर, ठीक है। 9 का क्या होगा, 81 गुना 2 एकम 2 7, ठीक है। इसकी गुना कर देते हैं, 22 तो नहीं, 22 एकम 22 का 2 हाथ से लगा 20, 22 अट्ठे 88, 88 और 20 178/7, ठीक है। काटना शुरू करेंगे, 7 दूनी 14, 1503 बचेगा 38, 7 पंजे 35, 35 और 3 32, 7 चौके 28, 4 होगा, दशमलव लगेगी, 0 आएगा, 4 पंजे 7 पंजे 35, 35 5 बचेगा, 0 लगी, 37 49, तो 254.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि उसने लगभग पूछा है तो 255 के करीब आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। लगभग, क्योंकि एक ये तो 5 के बाद होती है, तो यहाँ पे हमेशा 5 हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। देखो 245 तो हो ही नहीं सकता, 235 भी हो सकता, 265 भी हो सकता, क्योंकि ये 50 से ऊपर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 255 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि लगभग पूछा गया था। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए एक बड़ा ब्रैकेट 145 माइनस का 122 प्लस का 2 ब्रैकेट बंद बराबर है √676 गुना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है बी बोर्ड मार्क्स का नियम के अनुसार, ठीक है। पहले तो हम इसको ब्रैकेट में इतना कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। 145 माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसमें से घटेगा तो कितने का, 120 हो गया, बराबर तो 676 होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 गुना क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 145 में से 120 गए तो पड़ेगा 25 बराबर 26 गुना एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 25/26, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 250 ग्राम बाट के स्थान पे 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस बार SSGD के पेपर में बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया था इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और या नहीं भी आप उस वीडियो को नहीं भी देखी हो तो तब भी मैं आपको उसको समझा देती हूँ। जब भी आपको इसको जो आपका रियल वेट होता है ना 1000 ग्राम लेके चलना वहाँ पे 1000 ग्राम की चीज़ बराबर 1000 रुपये की। ठीक है, मतलब 1000 का मतलब होता है 1 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो जब भी आपसे लेकिन जब आपसे 500 से ऊपर पूछा जाता है तो आप उस पर कोई इतना आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये 250 ग्राम पे बात 500 से नीचे की बात की जाती है, जैसे इसने क्या बोला कि किसी बच्चों ने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है, मतलब उसने क्रय मूल्य मान लो कि 1 किलोग्राम 1000 रुपये की है तो उसने दावा किया कि वो 1000 रुपये में भी बेचेगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। परंतु उसने 250 ग्राम बाट के स्थान पे 225 ग्राम का बाट का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसने कहा 250 ग्राम की चीज़ है तो उसको वो कितना 250 रुपये में बेचेगा। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी यहाँ पे कि 1 किलोग्राम की 1000 ग्राम 1000 रुपये में जितने ग्राम वो चीज़ है वो चीज़ उतने में ही बिकेगी। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है दुकानदार तो दावा कर रहा है कि मैं 250 ग्राम की चीज़ है तो मैं उसको 250 रुपये में ही बेचूँगा, उसके क्रय मूल्य पे ही बेचूँगा, मतलब जो पीछे से मैं वो चीज़ लेके आया। लेकिन दुकानदार क्या बेईमानी कर रहा है, वो 250 ग्राम के बाट के बदले 225 ग्राम तोलता है, मतलब इसके बदले वो 225 ग्राम तोलता है और वो इसी के पैसे, लेकिन पैसे कितने ले रहा है वो हमसे, पैसे वो लेकिन हमसे 250 रुपये ही ले रहा है। देखा जाए पैसे तो 225 रुपये होने चाहिए ना इसके हिसाब से तो, लेकिन वो बेईमानी करते 225 ग्राम तोल रहा है। देखा जाए तो इसका रेट 225 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो कितने ले रहा है हमसे 250 रुपये लेना है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ टाइप क्वेश्चन में थोड़ी देर बच्चे गलती करते हैं ना वो आपको समझाते, बच्चे सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीधा सॉल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि ये 250 ग्राम की बात कर रहा है और ये 225 ग्राम की बात करना है। पहले आपने क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है बराबर करनी है। बराबर कैसे करोगे आप, यदि मैं यहाँ पे 4 से गुना कर दूँ, ठीक है, और यहाँ भी 4 से गुना कर दूँ तो रेट बराबर हो जाएंगे। 250 की गुना में 25 चौके 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे करूँगी 4 की गुना में 225 में करूँगी तो कितना होगा, 900 होगा। ठीक है, मतलब मुझे जो लेके आना है अपनी वैल्यू को, मुझे 500 से ऊपर लेके आना है। ठीक है, मुझे 1000 के आसपास चीज़ को लेके आना है। यहाँ पे वही चीज़ एक मुझे जो क्वांटिटी है चीज़ों की मुझे इक्वल करनी है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे 1000 ग्राम हो गया, यहाँ पे 900 ग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपये हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। 25 चौके 100, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है पैसों की वहाँ पे इक्वल हो गई, मतलब मुझे यहाँ पे इक्वल करनी है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछ लिया जाए, जो आपको वैल्यू है ना पहले उसको आपको इक्वल करनी होती है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, वैल्यू इक्वल होती है, जो रेट होता है वो इक्वल होता है। क्योंकि इसमें रेट इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल बनाएंगे उसको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे बताइए, अब 1000 की चीज ग्राम को वो 900 ग्राम तोलता है तो इसको कितना प्रॉफिट होगा। 100 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज़ में बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, वो भी चीज़ समझाऊंगी। आपको पता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। आपको पता है कि जो लाभ और हानि निकलती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, तो लाभ कितने का हो गया 100
अब यहाँ पे क्रय मूल्य 1000 मत लिख के आना। क्यों? देखा जाए वो क्या कर रहा है, 225 ग्राम तोल रहा है, मतलब 900 ग्राम तोल रहा है, तो उसका रेट तो 900 रुपये ही होगा ना। एक्चुअल रेट तो 900 रुपये ना, लेकिन जो हमें दे रहा है वो 1000 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पे 900 रुपये क्रय मूल्य होगा गुना 100। 0 से 0 कट गया, 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 दशमलव लगेगी, 9 एकम 9, 9 एकम 9 11.11, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ का ध्यान से समझना। देखो 1000 ग्राम, देखो 200 250 को वो 225 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। पहले मैंने इसकी वैल्यू इक्वल कर दी, मतलब ये लेके चलो 1000 ग्राम के रुपए 1000 रुपये है, लेकिन वो घोटाला करके 900 ग्राम तोल रहा है, लेकिन हमसे 1000 रुपये ले रहा है। लेकिन जो प्राइस 900 ग्राम के जो प्राइस है 900 रुपये है, वही तो उसका क्रय मूल्य जो पीछे से लेके आएगा वो 900 रुपये ही तो है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट के स्थान पे 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा सही से आपको क्लियर। आपको मैंने हमेशा समझा दिया कि 1000 ग्राम के में कितना 1000 रुपये रेट है, ठीक है। उसने बोला कि वो 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम तोलता है, लेकिन हमसे पैसे कितना ले रहा है, वो 1000 रुपये ही ले रहा है, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पे ये 1000 है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। ये वो क्वेश्चन पता कब करना, आप जब 500 से नीचे दी होगी वैल्यू, या आप वैल्यू कम होगी और ये चीज़ें इक्वल ना आ रही हो, क्योंकि ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, ठीक है। तो इतनी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे गुना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो घोटाला कर रहा 900 ग्राम 960 रुपये ग्राम तोल रहा है, तो इसका रेट कितना होगा, 960 रुपये होना चाहिए, लेकिन हमें कितने का दे रहा है वो 1000 रुपये। ये तो इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। जब वो दुकानदार पीछे से खरीद के लेके आएगा वो कितने का 960 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो हमें कितने दे रहा है 1000 की चीज़ दे रहा है, ठीक है। उसने बोला कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है फ्रेंड, 1000 की चीज़ 960 की चीज़ 1000 में बेच रहा है, तो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से 960 की चीज़ 1000 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 40 का प्रॉफिट हुआ उसको। और उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ कितना है 40, क्रय मूल्य कितना है 960 गुना 100। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 25/6, 6 चौके 24, 1 आया 1/6, ठीक है। देखो 4 सही 1/6 आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने इस टाइप के बेईमान दुकानदार के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस फिर मैं उसको सॉल्व करती हूँ फ्रेंड। उम्मीद है क्वेश्चंस आपने देख लिया होगा। उसने क्या बोला, ए और बी किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 120 दिन में करते हैं, ए और सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा मेथड जो इनका निकला होता है एलसीएम मेथड होता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना का 120 आएगा। 60 दिन में यदि इतने करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 दूनी 12, 20 सॉरी 2 6 60 दूनी 120, ये एक दिन का कार्य इतना होगा, इसका कितना होगा 4 होगा। कैसे निकालते हैं मैं बता देती थी। 60 दिन का कार्य 120 है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा 120/1/60,
ठीक है। तो इनका एक दिन का कार्य निकल गया। तो इनका टोटल कार्य कितना होगा? जब मैं टोटल कार्य करूँगी ही तो इनको मैं जोड़ूंगी तो क्या, देखो ए इधर भी है तो ए इधर भी है, तो 2a होगा, 2b होगा, 2c होगा। तो मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? टोटल कार्य एक दिन कितना होगा इनका? 2 + 1 + 4 बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ए और बी प्लस सी का एक दिन कार्य कितना हो गया? 7/2 हो गया। इतना आपको समझ में आपको आया कि नहीं आया फ्रेंड? कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, एक दिन का कार्य निकाल दिया, दो तीनों का एक दिन का टोटल कार्य निकाल दिया। दोनों जो तो 2a 2b 2c हो, क्योंकि दोनों दो दो बार हैं। तो दोनों का एक दिन कार्य कितने का? 7/2 हो गया। ठीक है। अब उसने पूछा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए और बी कितना कर रहा है कार्य एक दिन में? कितना? 2 करना है। क्योंकि यहाँ पे 60 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं एक दिन, क्योंकि ये जो तीनों जो वर्क कर रहे हैं वो एक दिन का है। ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है? 2 है, प्लस सी बराबर हो गया 7/2। तो सी बराबर हो जाएगा 7/2 माइनस का 2, क्योंकि प्लस का है या माइनस में जाएगा। ठीक है। तो कितना होगा? 2 एलसीएम लूँगी, 2 2 4, 4 में से 7 गए आएगा। कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे से? नहीं, सही है। ठीक है। 4 में से ये होगा, 1 हंसेगा, 7 ऐसे जाएगा, 7 2 दूनी 4, 4 में से 7 गए बचेगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 2 एकम 2 दशमलव लगेगा 0, 2 पंजे 10। मतलब ए का कार्य जो आएगा एक दिन का कार्य है। उसने पूछा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्योंकि ये एक दिन का कार्य है सी का, तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो ए कितना आ गया? एक दिन कार्य सी का कितना आ गया? 1.5 आ गया। ठीक है। अब मुझे निकालना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपने क्या करना है, एक का कार्य निकालोगे तो टोटल वर्क कितना है? हमारी तो कार्य दक्षता है 120 है। तो 120 में से कुल जो दक्षता है, तो टोटल कार्य को सी के एक दिन के कार्य से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा अपने का। ठीक है। दशमलव रही 0, कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा है? नहीं, सही है। 5 दिया 15, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240, 3 अट्ठे 24, 80 दिन आएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा। फिर से समझा देती हूँ एक बार। देखो, ए और बी का कार्य 60 दिन है, बी और सी का 120 दिन है, ए और सी का 30 दिन है। तीनों का एलसीएम निकाला 120 है। ये टोटल कार्य होता है, कार्य दक्षता होती है, ये आपको पता है। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? ए और बी का 2 हो गया, बी और सी का एक दिन का कार्य 1 हो गया, सी ए और सी का 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड। अब मैं सब इन तीनों का एक दिन का कार्य निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो 2a + 2b + 2c होगा। तो 2 मैंने पहले कॉमन ले लिया, बराबर कितना हो गया? 2 3 4 7 हो गया। तो ए और बी सी का तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 7/2 हो गया। मुझे सी का निकालना है कार्य। तो मैंने क्या करा, ए और बी का एक दिन कार्य को मैंने यहाँ पे रख दिया, सी का मैंने एक दिन का कार्य निकाल दिया, क्योंकि उसने पूछा है उसी काम को 30 दिन में कर। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूछा, उसने ये नहीं बोला कि एक दिन में, उसने पूछा पूरा कार्य। तो टोटल कार्य कितना है? 120 है। तो सी का एक दिन के कार्य को टोटल वर्क से भाग दे दूंगी, आंसर मेरा आ जाएगा 80 दिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है। तो आंसर इसमें पाई में ही दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो लिखता वहाँ पे कि पाई की वैल्यू इतनी रखनी है, तो आपको वैल्यू रखनी है। आपको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। ठीक है। आयतन हमें कितना देखा, 392 पाई बराबर हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी देर की निकालनी है यहाँ से, गुना 8 सेंटीमीटर ऊंचे, ऊंचे मतलब उसकी ऊंचाई दे रखी है, गुना 8। पाई से पाई करिए तो r² बराबर होगा 392/8। ठीक है। 8 चौके 32, 32 और 32 में से 39 के 7 बचेगा, 72 बचेगा, 7 8 निम 72।
ठीक है। आर स्क्वायर बराबर हो गया 49 का, तो आर बराबर हो जाएगा 7 से, क्योंकि अंडर रूट में 49 जाएगा तो 7 का होता है, तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है। अब उसने पूछा है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसने। ठीक है। तो आपको पता है शंकु का जो बेलन की बात चल रही है यहाँ पे, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है। तो 2 गुना पाई की वैल्यू मैं नहीं रख रही क्योंकि आंसर पाई में। आर 7 गुना एच 8। ठीक है। 56 56 दूने 26 56 दूने 112 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। आयतन का फॉर्मूला लगा के आर की त्रिज्या निकाल लेना, त्रिज्या से फिर वृत्त के क्षेत्रफल में वैल्यू रख के आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, मतलब ए है और ये बी है, कोई व्यक्ति है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला है आगे, और बी से वापस आता है ए से, मतलब बी से वापस आ रहा है ए में। ठीक है। कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है फ्रेंड। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए, मतलब एक व्यक्ति पहले ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, दूसरा बी से फिर ए की तरफ जा रहा है, तो उनकी औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड। इसको फ्रेंड आप जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि इस तरफ जा रहा है और वापस उतने उससे आ रहा है, तो आपने कुछ बिना सोचे समझे आपने फॉर्मूला लगा 2xy इंटू एक्स प्लस वाई रख देना है। ठीक है। तो 2x कितना है, पहले कितनी है 20 है, दूसरी कितनी है 30 है, प्लस 20 प्लस 30। ठीक है। तो 2 गुना 30 गुना 20 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 छक्के 30, 6 चौका 24 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन से। नॉर्मल बिना फॉर्मूला के करोगे कि इतने में इतना चलता है, इतने में इतना चलता है, फिर निकालोगे, फिर समय निकालोगे, फिर औसत चाल बराबर तो दूरी बटा समय होता है, पहले आपको समय निकालना पड़ेगा कि समय कैसे निकालोगे। नहीं तो पहले आप उस वाले मेथड से करेंगे, पहले 20 और 30 का पहले आप एलसीएम लोगे, यही तो करोगे, पहले 20 लोगे फिर 30 का पहले एलसीएम लोगे, 60 आएगा, फिर इसका कितना आएगा 20 और 60 आएगा। ठीक है। एलसीएम लोगे तो 20 3 आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है। ये मुझे समय मिल गया। ठीक है। आपको पता है विपरीत दिशा में चाल चलती है तो हमेशा जुड़ती है, उसको जोड़ोगे फिर उसमें से भाग दोगे, बहुत लंबा चल जाएगा फ्रेंड। सबसे अच्छा मेथड है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपने सिर्फ ये वाला मेथड लगा 2x बटा x प्लस वाई फॉर्मूला होता है, इस स्पेस से कर देना, ये ईजी रहेगा। ये वाला मेथड बहुत लंबा चल जाएगा आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बटा 6, सॉरी n इंटू n+1 इंटू 2n, क्योंकि इसने पूछा प्रथम 5 संख्या तो आपने वहाँ पे 1 बटा n से गुना कर देनी है, n से n कर जाएगा तो n+1 2n+1 बटा 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्योंकि वर्गों की आपको पता है प्राकृतिक संख्या को निकालने का क्या होता है n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 गुना 1 बटा n होता है, क्योंकि बस आपने क्या करना है इसमें n से गुना कर देनी है, n से n कर जाएगा। मतलब मेन मुद्दा है कहने का ये है कि उसका फॉर्मूला ये होता है n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है, बस इतना आप ध्यान रखिए। n कितना है 5 की बात कर रहा है, 5 प्लस 1 2 गुना 5 माइनस +1 1 बटा 6, 6 गुना 11 बटा 6, 6 से 6 कट गया 11 आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है फ्रेंड समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, आकाश ने अपनी पिछली 5 पारियों में 50 रन की औसत से रन बनाए। ठीक है। पिछली 4 पारियों में आकाश का बनाए गए रन कितने, 42 72 56 40। ठीक है।
तो इन 5 पारियों में से पहली पारी में आकाश के कितने रन हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपको देखो उसने क्या बोला है कि आकाश ने अपने पिछली 5 पारियों का 50 रन के रन से औसत से रन मारे। तो मतलब क्या है, तो उसने 5 के साथ कितने रन मारे, 58 औसत से मारे। तो एक में कितने मारेगा, 5 में, फिर गुना 5 कर दूंगी तो 990 रन मारे टोटल उसने। ठीक है, उसने यही तो बोला है आकाश ने अपनी पिछली 5 पारियों में 50 के रन से औसत से रन बनाए। ठीक है, औसत से रन बनाए, तो मतलब कि उसने 5 पारियों में टोटल कितने रन बनाए होंगे, 290 रन बनाए हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि आगे पिछली 4 पारियों में आकाश द्वारा बनाए गए रन 42, 72, 56, 40 है। तो इसका मतलब है क्या है, उसने 4 पारियों में टोटल कितने रन बनाए होंगे, मैं उनको जोड़ देती हूँ। 72 प्लस 56 प्लस 40, जोड़ेंगे कितना होगा इनको, 6 4 10 हासिल लगा 1, 7 4 4 8 8 और 7 15 15 20 और 21, 200 रन बनाए। मतलब 5 पारियों में टोटल उसने 290 रन बनाए, 4 पारियों में उसने कितने बनाए, 200 रन। तो इसने एक पारी में कितने रन बनाए होंगे, पहले 5 पारियों में उसने 290 रन, 4 पारियों में उसने कितने बनाए, 210 रन। ठीक है, तो उसने पूछा कि पहली पारी में कितने रन बनाएंगे, इसमें से मैं इसको घटा दूंगी तो कितना होगा, 4 में से क्या एक पारी हुई, तो एक पारी में कितने रन होंगे, 0 80 रन होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। तो 5 में इतने बनाए, 4 में इतने बनाए, तो एक में कितने होगा, दोनों को मैं घटा दूँगी तो मुझे एक पारी का रन मिल जाएगा, 80 हो गए रन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोर्ड मास का नियम है 19 गुना 650 को भाग देना है 13 से प्लस 18.5 गुना 4 पूरे के अंडर रूट है गुना 13 बराबर क्वेश्चन मार्क, सरल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड आपको पता है बी बोर्ड मास का नियम होता है, पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बी बोर्ड मास पहले होता है बार, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। मतलब पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंजिला, फिर बड़ा। ओ का मतलब ओ मतलब का मतलब, ठीक है, जिसको हम गुना में बोलते हैं, का को जब चेंज करते हैं तो गुना होता है ना। ठीक है, डी डिवाइडेड मतलब भाग, एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस। इस तरह से सीरीज इनकी चलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 19 गुना 650 को भाग दूंगी 13 से, प्लस यदि मैं इसको दशमलव हटा दूँ, 0 बढ़ा दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो मैं इसको काट देती हूँ आराम से, यहीं पे काट देती हूँ। चलो ठीक है, 2 पंजे 10, 2 2 पंजे 10, 2 निम 18, 5 से काट रही हूँ तो 2 कहाँ से आ गया, 5 से काट रही हूँ ना, 5 से काट दूंगी, 5 है लास्ट में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 37 गुना 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ लगा 1, 14 1 15 गुना 13, ब्रैकेट साथ में चल रहा है, ये 13 13 पंजे 65, 50 आ गया। तो 19 पंजे होता है 950। ठीक है, 950 क्योंकि 0 साथ में है। ठीक है, प्लस 154, ये अंडर रूट के अंदर ही है, गुना 13। इनको हम बीच में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ूंगी तो इसको क्या आएगा, 4 5 5 4 950। कुछ गलत हो रहा है क्या यार, कहीं तो गलत हो रहा है मेरे से, मुझे कैसे क्यों लग रहा है कहीं गलत हुआ है। 37 दूनी 154 कैसे हो गया यार, 7 दूनी 14, हाथ लगा 1, 3 दूनी 6, 7 74 होता है, 74 होता है। मैं वही तो सोचें कहीं तो गलत हो गया, ये गलत हुई गलती मेरे से, क्योंकि 37 दूनी 74 होता है, ना कि 154 होता है। ठीक है, अब जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 0 ऐसे रहेगा, 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 9 1 10 11। ठीक है, 11 कुछ गलत हो रहा है क्या, रुको, 7 7 4 12, 12 और 9 1 10, तो 1120 होगा अंडर रूट में। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 का, 32 का ही होता है ना, कुछ गलत हो रहा है यार, यहाँ पे 4 है, हाँ सही तो है, ये 4 है ना, 20 नहीं 24 है, मतलब अंडर रूट 10 24 गुना 13। और जो ये होता है
ये होता है 32 का स्क्वायर, 32 गुना 13, 13 दूनी 26 का 2, 13 ते 39, 39 और 2 41, तो 416 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं किया है फ्रेंड, सोल्व किया है। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक सिपाही अपने से 400 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा करता है। ठीक है, यदि सिपाही तथा चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, चोर सिपाही वाला क्वेश्चन होता है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ को पकड़ने वाली बात की जाती है कि एक आगे एक पीछे, या चोर सिपाही की जब भी बात की जाए उस पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है, सिपाही है और ये क्या है, चोर है, मतलब ये पुलिस है और ये थीफ है। क्या है, कितनी मीटर है, 400 मीटर है। ठीक है, और उसने क्या बोला है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर, तो सिपाही है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और जो चोर है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ठीक है, ये चीज़ आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड। ठीक है, जब भी चोर सिपाही को पकड़ता है या सिपाही चोर को पकड़ेगा, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, उसमें हमेशा जो चाल दी होती है वो हमेशा घटेगी। ठीक है, जब भी चोर सिपाही की बात की जाती है फ्रेंड, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पे जब भी आप उसकी जो ये हमें दूरी दे, हमें जो चाल दे रखी है वो हमेशा आपस में घटेगी। इस बार का आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस बार क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा घटेगी। ठीक है, तो कितने समय में चोर पकड़ लेगा, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय मुझे यहाँ से निकालना है, तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी मुझे कितनी दे रखी है दोनों के बीच की, 400 दे रखी है। ठीक है, अब चाल कितनी होगी, मैंने जब भी बोला कि जब भी चोर सिपाही की बात की जाती है कि एक किसी का पीछा कर रहा है तो उसमें चाल हमेशा घटेगी, तो 8 में से 7 घटा दूंगी। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मुझे चाल दे रखी है ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर में दे रखी है, और जो मुझे चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और आंसर मेरे से पूछा गया है मिनट में। तो इसका मतलब क्या है, मैं किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करती हूँ मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है फ्रेंड, यही मतलब हुआ इसका। तो क्या होगा, 400 बटा मीटर प्रति सेकंड में करूँ तो ये हो जाएगा 5/18। ये घटाएंगे तो 1 होगा, जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 400 गुना 18/5, 5 अट्ठे 40, 0, तो 80 की गुना 18 में करूँगी। पहले मैं एक चीज़ देख लेती हूँ कि यहाँ पे जो दे रखा है वैल्यू, उसके जो है इसका जो इकाई का अंक है दोनों का अलग है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा देखते हैं अब हम। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, जो मैंने ये चेंज किया है ये मीटर प्रति सेकंड में हुआ है। ठीक है, मीटर से मीटर कर देगा, ऊपर भी मीटर में है तो मीटर से मीटर चला गया, तो आंसर जो आएगा 18 से कितना आएगा, 80 64। ठीक है, 6 हासिल आया, 80 64 का 6 हासिल का 8 एकम 8, 8 और 6 कितना होगा, 144। ठीक है, ये आएगा कितना, सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर में से मिनट में पूछा गया फ्रेंड। और अब मुझे आंसर तो पूछा गया है मिनट में पूछा गया, तो एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के होता है, तो मैं इसको 60 से भाग दे देती हूँ। 60 दूनी 120, 120 होगा, 120। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो मिनट में बन जाएगा, 120 बचेगा 24.240, 4 बार जाएगा 0.24। ऐसे तो आंसर गलत आ रहा है यार, ये तो दशमलव में तो मिनट कभी आता ही नहीं है। तो फ्रेंड आप क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ मत पुट करना है, यहीं पे पुट कर देना। कैसे, 80 गुना 18/1 था ना, आपने क्या करना है, इसी को यहाँ पे, यही आता आंसर आपका आता है सेकंड में, सेकंड को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से
भाग दे देती हूँ। 0 से 0 कटा, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 24 मिनट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि आप ऐसे करोगे तो 2.4 मिनट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पे वैल्यू रख देना। आंसर तो यहीं भी सही आएगा, लेकिन ये पॉइंट में आता है तो थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको यहीं पे वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो दशमलव में। ठीक है फ्रेंड, तो आपका आंसर 24 मिनट आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू यहीं पे पुट कर देना। इस बस में से यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना और कुछ नहीं है। पर जब चोर सिपाही का पीछा करता है तो उसमें से उसकी चाल घटती है, जो सिपाही की चाल चोर की चाल से घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 0.321 का बार है का भिन्नात्मक मान क्या होगा। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक होती है निकालने की। तीनों संख्या को लीजिए, माइनस में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको उसमें से घटा दीजिए, और 3 संख्या है तो 999/0 लगा दीजिए। तो 321 में से गएगा बचेगा कितना, 318/990। आराम से कर जाएगा। 3 से काटती हूँ, 3 निकम 3, 0, 3 निकम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से कटेगा फिर सही है कुछ, 3 छक्के 18 होता है, सॉरी 3 छक्के 18। अब ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, हाँ 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो 53/65 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78, 104, 226, 260 का लासा पी है तथा p + 40 = q² है, तो q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, 78, 104, 2600। ठीक है, यदि फ्रेंड इसको मैं काटूँ तो 13 से कट जाएगा ये आराम से। हाँ 13 कम 13 तो 24, नहीं 13 से नहीं कटेगा, 26 से कटेगा ये। हाँ 26 कम 26, 26 दूनी 126 तिया 78, 26 चौके 104, 26 धावे 160। मतलब 26 से आराम से कट गया। तो मैंने इसको छोटा वे में बना दिया, क्योंकि मैं इन तीनों का एलसीएम लेना थोड़ा लंबा चल रहा था। तो मुझे दिख रहा है कि तीनों चीज़ 26 से कट रही है। 2 से काटोगे तो फ्रेंड बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, और 26 से आराम से कट रहा है, तो इन तीनों का आपने एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, जब भी टाइप क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, क्योंकि लासा की बात की जा रही है। ठीक है, 60 आ गया, और आपके पूछा गया है इन तीनों का एलसीएम p है। ठीक है, तथा p + 40 = q² के, तो q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इसका कितना है, 60 है, आपको पता है कि इसके लिए मुझे पहले मासा की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी किसी भी संख्या का यदि मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे पहले p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू, यदि लासा गुना मासा बराबर संख्या के होगा तो मेरे को आराम से p की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, लासा कैसे निकाल पाऊंगी, मासा गुना लासा। ठीक है, अब इसमें मुझे पता चला मासा क्या है। ठीक है, मासा इन तीनों से निकलेगा, मासा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये तीनों संख्या 26 से पूरी विभाजित हो रही है, तो इसका मासा कितना होगा, 26 हो गया। ठीक है, और लासा हमें कितना देखा, मुझे p दे रखा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, जब मैं लासा और मासा की गुना कर दूंगी। तो लासा कितना है, एलसीएम कितना आया, 60 आया मेरा, गुना मासा 26 हो गया। तो p की वैल्यू कितने, 6 6 36, 3 हंसी लगा, 6 2 12, 12 और 3 15, और 0 साथ में इसकी ये लग गई। ठीक है, अब मुझे p की वैल्यू पता चल गई यहाँ से। तो अब उसने क्या बोला है, q का वैल्यू, तो p + 40 = q²। तो मुझे q की वैल्यू निकालनी है। तो p कितना हो गया, 560 + 40 = q² के। q² बराबर कितना हो गया, 0 0 1600। 1600 किसका होता है, 40 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, आपको पता है जिस संख्या से पूरी विभाजित होती है वो उसका एलसीएम हो गया। जब भी पता है कि लासा निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम + एचसीएफ। ठीक है, उससे मैंने पीरियड निकाल दी है, और यहाँ से वैल्यू रखी और क्यू की वैल्यू निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, 30 समान क्षमता वाले बर्तनों में
दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः कितना 3:2, 7:3 और 11:4 है। ठीक है, तीनों बर्तनों में मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का कितना अनुपात होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। उसने बोला है ये मिल्क है और ये वाटर का अनुपात पहला कितना 3:2 है, 7:3 है, ठीक है, 11:4 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे। अब आप देखो ये इसमें टोटल मिश्रण कितना है पानी का और दूध का। इसमें 5 का है, 3 और 2 5, इसमें कितना है 11, इसमें 10 है और इसमें 15 है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसमें मिश्रण जो दोनों का मिश्रण है सेम बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका मिश्रण को बराबर करना पड़ेगा। जब इनका वैल्यू समान होगी तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आपने क्या करा, पहले वाले में दूध और पानी का मिश्रण कितना है 5 है, ठीक है, और दूसरे में पानी और दूध कितना है 10 है, तीसरे और उसमें कितना है 15 है। तो आपने क्या करना, इसका 5, 10, 15 का क्या लेना, हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा इनका 30 आएगा, 5, 10, 15। ठीक है, तीनों का यदि निकालोगे तो 5 छक्के 30, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। अब मुझे इनकी पहले क्वांटिटीज़ की इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, जो एलसीएम आप लोगे तो आपने क्या करना, इस 6 की गुना यहाँ पे होगी और दूसरा कितना है 3, इसकी गुना यहाँ पे होगी और 2 है, इसकी गुना यहाँ पे होगी। ठीक है, तो नया मिश्रण क्या मिल जाएगा हमको। अब 6 की गुना इधर इधर होगी तो इधर भी होगी, ये नहीं होगी कि 6 की गुना आपने इधर करनी है, दोनों साइड गुना होगी, मिल्क में भी होगी दूध में भी होगी। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 3 तिया 9, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप देखोगे कि इनका और दूध का मिश्रण अब इक्वल है कि नहीं है। देखो 18 और 12 30, 21 और 9 30, 22 और 8 30। ठीक है, अब क्या है, दोनों का जो वैल्यू, दोनों का जो मिश्रण है 30 30 है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले हमने कहते हैं मिश्रण को इक्वल करना होता है। उसके लिए आप एलसीएम, इसको दोनों को जोड़ोगे, मिश्रण निकालोगे, इनका एलसीएम लोगे, उससे गुना करके मिश्रण को इक्वल कर दोगे। मिश्रण को इक्वल हो गया तो आपने क्या करना है, अब दोनों तब तीन, अब इनका मिश्रण, तीनों का मिश्रण इक्वल हो गया। अब क्या है, इसको आप मिल्क का जितना मिश्रण है उसको जोड़ेंगे। 8 2 10 11 हंसले का 1, 2 4 5 6 61 अनुपाते 12 और 9 हो गया 21, 21 और 8 29। तो किसी से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 61:29 आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप को जब भी क्वेश्चन पूछे ना, पहले सबसे पहले आपको उनका अनुपात इक्वल करना है। यदि आपका अनुपात यहीं पे इक्वल था तो आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है। यदि नहीं है तो पहले आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 25% के लाभ पर 120 में जाता हो। इस टाइप का क्वेश्चन तब भी पूछ लिया कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इतने प्रतिशत के लाभ या हानि में इतने रुपये में जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बताया जो प्रतिशत की जो वैल्यू है ना उसको पहले हम भिन्न के रूप में, 25% का मतलब होता है 25 गुना 1/100, 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। जो प्रतिशत को है पहले उसको भिन्न के रूप में रख लो, और जब भी जो नीचे जो वैल्यू होती है ना उसको हमेशा मूल संख्या मान लीजिए। मूल संख्या तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। जो नीचे का 4 का है कॉस्ट प्राइस। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि लाभ की बात की जा रही है तो हमेशा नीचे से संख्या जुड़ेगी, यदि हानि की बात है तो नीचे से ऊपर संख्या घटेगी। तो बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि प्लस क्यों होता है और घटाते क्यों है। देखो लाभ की बात हो रही है तो हमेशा जुड़ेगा, हानि की बात है, छूट की बात होगी तो हमेशा घटेगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ 4 की है तो वो कितने में बिक रही है, 5 की बिक रही है। तो 25% का लाभ पर 120, मतलब वो 5 रुपये की चीज़ 120 में बिक रही है। तो एक में कितनी बिकेगी, 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ गई फ्रेंड। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत सी गलती करते हैं, क्योंकि हमने जो रियल रेट मांगना है, जो कॉस्ट प्राइस माना है, अपना क्रय मूल्य तो 4 पे माना है। तो 4 पे कितना होगा, 24 गुना 4, 4 चौका 16, 1 4 1 8 9 96 रुपये होगा।
ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6, 9, 16 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, इसका तरीका होता है निकालने का। देखो 6:9 समानुपाते 226 अनुपाते फोर्थ को मैं जिसको निकालना है मैं उसको एक्स मान लेती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है A/B बराबर होता है C/D, मतलब पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद। यह होता है पहला पद गुना लास्ट वाला पद, सेकंड पद गुना तीसरा पद। ठीक है, आर पार गुना करके कर लो, बात वही पड़ती है। या उसको आप ये कहते हो कि बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर, ठीक है, या बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। आपको तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर लीजिए। तो मैं 6/9 बराबर हो जाएगा 216/x। ठीक है, आर पार गुना करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 6x होगा ना, 216 गुना 9 बटे जो 6x का तो वो इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6 दूनी 6 18, 6 6 36, तो 36 निम्न होता है। ठीक है, 6 निम्न 54 और 5 जगह 9 9 27, 27 और 3 32, तो 324 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है फ्रेंड आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज का सेक्शन मैं यही खत्म करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।